हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं वो लिटरेचर पोर्शन में एमसीक्यू को किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आपने मेरी बहुत सारी इंग्लिश की वीडियोस के नीचे कमेंट्स डाले थे कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज करवा दीजिए या एमसीक्यू कैसे प्रिपेयर करना है वो बता दीजिए। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली लिटरेचर पोर्शन के एमसीक्यू के लिए है। अब आप कितने भी चैप्टर के एमसीक्यू सॉल्व कर लें, चाहे 1000 कर लें, 2000 कर लें, लेकिन कहीं ना कहीं कसर फिर भी रह जाएगी कि अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है या इस तरीके का एमसीक्यू भी आ सकता है। इसीलिए बजाय नंबर ऑफ एमसीक्यूज पे फोकस करने के हम फोकस करेंगे कि किस तरीके से एमसीक्यू आ सकते हैं। एंड जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। तो जैसे जैसे आप इन पॉइंट्स का भी ध्यान रखेंगे, चैप्टर को लाइन वाइज भी पढ़ेंगे, आपके एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। ऑल्सो आई विल बी टेकिंग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ लिटरेचर चैप्टर्स जो हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए इन पॉइंट्स को अब डीप में जानते हैं। दोस्तों, हमारा सबसे पहला पॉइंट है बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। जब भी आप लिटरेचर चैप्टर्स को पढ़ेंगे, चाहे वो लास्ट लेसन हो, लॉस्ट स्प्रिंग हो, डीप वाटर हो, आपको उसकी बैकग्राउंड स्टोरी पता होनी चाहिए। जैसे जब आप द लास्ट लेसन पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसके बैकग्राउंड की स्टोरी क्या है, कि दो नेशंस के बीच में वॉर होता है, दैट इज फ्रांस एंड प्रशिया। एंड प्रशिया जो है वो फ्रांस की दो डिस्ट्रिक्ट को, अल्सेस और लॉरेन को, अपने कब्जे में पा लेता है। एंड प्रशिया में ज़्यादातर लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो वो फोर्स करता है अल्सेस और लॉरेन के जो लोग हैं उनको जर्मन लैंग्वेज बोलने के लिए, जो ओरिजिनली कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि दो नेशंस के बीच में वॉर हुआ था। अब ये जो चैप्टर है ट्रेजेडीज ऑफ वॉर के बारे में बात करता है। जनरली जब आप लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आप समझ ही जाओगे, लेकिन आपको एक मेंटालिटी भी समझनी होगी कैरेक्टर्स की। सपोज फ्रांस जो है, जैसे ही उसको पता चलता है कि अच्छा आज मेरा लास्ट दिन है फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ने का, अपने कल्चर को एंजॉय करने का, और बहुत सारे लोग जो रहते हैं, पोस्ट मास्टर, मेयर, हॉसर, इन सबको पता चलता है कि अब आखिरी दिन है पढ़ने का, अपनी लैंग्वेज को एंजॉय करने का, तो उनके मन में एक चेंज आ जाता है, एक ग्रीफ और सैडनेस आ जाता है। इतने सालों तक उन्होंने अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया था, एजुकेशन सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, सीखने की कोशिश नहीं करी थी, तो एक लोगों की मेंटालिटी में भी चेंज आता है। फ्रांस जो था हमेशा पढ़ाई से भागने की कोशिश करता था, लेकिन आखिरी दिन वो पढ़ना चाहता था। तो किस तरीके से जब एक नेशन दूसरे नेशन पर कब्जा कर लेता है, लोगों के रूटीन लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, उनकी मेंटालिटी में क्या चेंजेस आते हैं, ये चैप्टर उस बारे में बात करता है। ऑल्सो लोगों के जो जनरल राइट्स होते हैं वो ले लिए जाते हैं, उनको अपना कल्चर एंजॉय करने को नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमको ध्यान रखना है जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ेंगे। इस पर भी एमसीक्यू आ सकता है। आई नो मैं थोड़ा सा हार्ड बना रही हूँ आपके लिए, लेकिन मैं आपको बहुत प्रिपेयर कर दे रही हूँ ताकि आप किसी भी तरीके के एमसीक्यू के लिए तैयार हो जाएं। जब आप लॉस्ट स्प्रिंग को पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो लोगों की बात हुई थी, एक साहेब की बात हुई थी, एक मुकेश की बात हुई थी। एंड ये चैप्टर ओवरऑल बात करता है परपिचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी की। परपिचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी का क्या मतलब है? अनएंडिंग पावर्टी की। जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमको पता चलता है कि ये दोनों जो बच्चे हैं एक विशियस साइकिल में फंस चुके हैं। जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, वैसे ये लोग पावर्टी के एक ऐसे जंजाल में, एक ऐसे जाल में फंस चुके हैं जिसका कोई एग्जिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो हमको ये समझना है कि ये जो चैप्टर है परपिचुअल स्टेट ऑफ पावर्टी की बात करता है, चाइल्ड लेबर की बात करता है, क्योंकि साहेब भी छोटा होता है, मुकेश भी छोटा ही होता है, तो दोनों चाइल्ड लेबर की तरह ही होते हैं। एंड इस चैप्टर में मिसयूज ऑफ पावर बाय द अथॉरिटीज की भी बात करी गई है, क्योंकि चैप्टर में जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते हैं हमको पता चलता है कि जो लोग पावर में हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो साहूकार हों, इन लोगों को जो मुकेश है, साहेब है, इन लोगों की स्थिति, जो कंडीशन है वो पता है, लेकिन ये उनको उससे बाहर निकालने में कोई भी कोशिश नहीं कर रहे। तो मैं मेन चैप्टर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि किस तरीके से जो चैप्टर का बैकग्राउंड है वो क्या बात करता है, या चैप्टर की जो थीम है वो क्या बात करती है, ये आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपको पता होना चाहिए कि बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी क्या है।
सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइन बाय लाइन रीडिंग। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, आपको हर चैप्टर को लाइन बाय लाइन ज़रूर पढ़ना है। मैं भी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डालने वाली हूँ इस चैनल पे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नोटिस द फ्रेजेस। जब भी आप इंग्लिश की किताब खोलेंगे तो पहले आपको ऑथर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, देन नोटिस द फ्रेजेस दिया गया है। बहुत सारी फ्रेजेस दी हुई हैं कि चैप्टर में इन फ्रेजेस का यूज हुआ है, तो आपको उन फ्रेजेस का मीनिंग पता होना चाहिए, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जैसे कि लास्ट लेसन में एक फ्रेज यूज हुई है इन यूनिसन, यानी एक सुर में जो बच्चे हैं वो अपने चैप्टर को रिपीट कर रहे हैं, तो इन यूनिसन का मतलब क्या है वो आपको पता होना चाहिए। या लॉ स्प्रिंग में बात हुई है परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी की, एक फ्रेज वहाँ पर यूज हुई है कि व्हाट इज परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। तो आपको पता होना चाहिए कि परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का क्या मतलब है। मतलब अनएंडिंग पॉवर्टी, एक विशेष सर्कल की तरह है, जो पॉवर्टी है जो खत्म नहीं होगी। तो जो फ्रेजेस यूज हुए हैं चैप्टर्स में वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, जब आप लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा डीपर मीनिंग ऑफ फ्यू लाइन्स। डीपर मीनिंग का मतलब है, एक मतलब होता है जो लिटरल मीनिंग होता है लाइन का, एंड दूसरा मीनिंग है जो डीपर मीनिंग है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हमारा फ्रांस है वो बोलता है कि विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। ठीक है, तो जब रशियन सोल्जर्स हैं वो फ्रांस की 2 डिस्ट्रिक्ट पे कब्जा कर लेते हैं, दैट इज लॉरेन एंड अल्सेस, तो वो क्या बोलते हैं कि आपको अब से कौन सी लैंग्वेज बोलना है, जर्मन लैंग्वेज बोलना है। तो फ्रांस जो है वो बोलता है कि अब ये जो पिजन है क्या इनसे भी वो अपनी लैंग्वेज बुलवाएंगे, जर्मन लैंग्वेज बोलने पे मजबूर करेंगे। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा कि क्या वो कबूतर से भी अब जर्मन लैंग्वेज बुलवाएंगे। लेकिन इसका डीपर मीनिंग क्या हो गया, इसका डीपर मीनिंग ये हो गया कि लोगों के जो ओरिजिनल राइट्स हैं, जो बेसिक राइट्स हैं वो छीने जा रहे हैं एंड लोगों को मजबूर करा जा रहा है जर्मन लैंग्वेज बोलने के लिए। तो यहाँ पे डीपर मीनिंग क्या निकल रहा है कि लोगों के जो कल्चरल राइट्स हैं, बेसिक राइट्स हैं, वो छीने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आज मैं कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोलती हूँ जो मेरे लिए बहुत नेचुरल है, मैं बचपन से ही बोल रही हूँ। आपके लिए एक लैंग्वेज है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मराठी हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो जो आपकी नेचुरल लैंग्वेज है, जो आप बचपन से बोल रहे हो। लेकिन सडनली अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको अब से कोई और लैंग्वेज बोलनी है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई बेसिक राइट छीना जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं जो बेसिक मीनिंग तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन आपको उसका हिडन मीनिंग या डीपर मीनिंग भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लास्ट लेसन में फ्रांस जो है वो मिस्टर एम हैमिल के लिए बोलता है पुअर मैन। ठीक है, अब पुअर मैन का मतलब क्या है, गरीब आदमी। लेकिन पुअर मैन का यहाँ पर मतलब है कि हाय बेचारा 40 साल से अपनी लैंग्वेज को पढ़ा रहा है लेकिन अब उसको पढ़ाने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे पुअर मैन का मतलब गरीब आदमी नहीं है, यहाँ पे पुअर मैन का मतलब है बेचारा। मतलब जो फ्रांस है वो तरस खा रहा है, सैड एक तरीके से फील कर रहा है एम हैमिल के लिए। तो यहाँ पे डीपर मीनिंग आपको पता होना चाहिए। सेकेंड, इसका एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं, जैसे गार्बेज हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट। गार्बेज जो है वो एक फाइन आर्ट की तरह हो गया है, ये स्टेटमेंट यूज हुई है लॉ स्प्रिंग में। अब इसका मतलब क्या है कि गार्बेज को इक्विवेलेंट कर दिया गया है फाइन आर्ट की तरह। लेकिन इसका डीपर मीनिंग ये हो गया कि अब गार्बेज ने भी एक उपाधि हासिल कर ली है फाइन आर्ट की तरह। जैसे किसी भी चीज़ में हम एक उपाधि हासिल कर रहे थे, वैसे ही कचरा बीनना भी अब एक उपाधि के समान हो गया। उसमें भी आप एक जैसे मास्टर डिग्री कर सकते हैं, तो उसको एक कैटेगरी में फिट कर दिया है कि वो एक फाइन आर्ट की कैटेगरी में आ गया। तो यहाँ पे आपको लाइंस के डीपर मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप एमसीक्यू के आंसर दे पाओगे। मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यू करा दूंगी, तो भी आपको जो डीपर मीनिंग्स है वो तो खुद से ही समझना होगा, पढ़ना होगा। जब तक आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ोगे आपको नहीं पता चलेगा कि कौन सी लाइन का क्या मीनिंग है, डीपर मीनिंग क्या है। ऑल राइट, नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज मूड एंड टोन ऑफ कैरेक्टर। जब भी आप एक चैप्टर को पढ़ेंगे तो जो कैरेक्टर्स हैं उनका एक सर्टेन मूड होगा। ठीक है, जैसे फ्रांस जब बोलता है कि हाय मैंने पढ़ाई अपनी पहले ही कर ली होती, मैंने क्लासेस नहीं मिस करी होती, तो यहाँ पे फ्रांस बोलता है हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई फ्रेंच लेसन। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि कैरेक्टर का मूड कैसा है या कैरेक्टर की टोन कैसी है। तो यहाँ पे कैसी है कैरेक्टर की टोन, फ्रांस क्या है, सॉरी फील कर रहा है अपने लिए। तो यहाँ पे ग्रीफ की, गिल्ट की,
फीलिंग है फ्रांस के अंदर। तो आपको कोई लाइन दे दी जा सकती है और उसमें पूछा जा सकता है कि कैरेक्टर की टोन क्या है, पहचानो। तो या तो सेंटेंस के आखिरी में ही लिखा हुआ रहेगा कि कैरेक्टर ऐसा फील कर रहा है, जैसे ही सेड सो एंड सो सैडली, तो आपको लाइन में ही पता चल गया कि सैड है वो और सैडली उसने इस टोन को बोला है। बट हो सकता है कि उस लाइन में आपको ना पता चले कि क्या टोन बोली गई है, मतलब आखिरी में वर्ड नहीं लिखा हुआ रहेगा और आपको पता करना होगा कि क्या कैरेक्टर फील कर रहा है। ठीक है, जैसे कि जब हमारी जो नरेटर है वो साहेब से पूछती हैं कि क्या तुमको अब टी स्टॉल पे काम करके अच्छा लग रहा है, तो हमारी नरेटर लिखती हैं हिज फेस लॉस्ट द केयरफ्री लुक। लेकिन जैसे ही हमारी जो नरेटर है साहिब से क्वेश्चन पूछती हैं, उसके चेहरे पर एक जो केयरफ्री लुक था वो खो गया है। तो इससे हमको कैरेक्टर के बारे में पता चला है कि उस स्थिति में जो कैरेक्टर है उसका जो मूड है वो खराब है या सैड है, ही इज़ नॉट हैप्पी। तो जो भी सेंटेंस बोला जाएगा या कुछ भी सेंटेंस दे सकते हैं, इसमें कैरेक्टर की टोन कैसी है, कैरेक्टर कैसा फील कर रहा है, यह आपको पता होना चाहिए। और जब तक आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे आपको नहीं पता चलेगा कि कैरेक्टर कैसा फील कर रहा है, कैरेक्टर की टोन क्या है। इसीलिए आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है। पॉइंट नंबर 4, डिफिकल्ट वर्ड। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहाँ पे थोड़े बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं। तो डिफ़िकल्ट वर्ड का मीनिंग क्या है, अब मीनिंग तो आपको पता होना ही चाहिए। उस पर MCQ आ सकते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है, या इस वर्ड का सिनोनिम क्या है, पर्यायवाची क्या है, या फिर एंटोनिम क्या है, इस वर्ड का ऑपोजिट क्या है। तो जब तक आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स पता नहीं होंगे, उनका मीनिंग पता नहीं होगा, ना तो आप उसका मीनिंग बता पाओगे, ना सिनोनिम बता पाओगे, ना एंटोनिम बता पाओगे। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स पता हो और उनकी मीनिंग पता हो। जैसे कि चैप्टर्स में वर्ड्स यूज हुए हैं ड्रेडफुल, डिसोलेशन, पैंटिंग, तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। हमारा पॉइंट नंबर 5 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर स्केच। मैंने ऑलरेडी जो इंग्लिश के चैप्टर्स हैं उस पर अलग से वीडियो अपलोड करी हुई है, जिसमें मैंने कैरेक्टर स्केच पर ही वीडियोस बनाए हैं। आप चाहे तो उन वीडियोस को देख सकते हो, अदरवाइज अब अपने आप ही नोट्स बना सकते हो कि कैरेक्टर्स क्या हैं या कैरेक्टर स्केच क्या है। जब लास्ट ईयर जो CBSE पेपर ने सैम्पल पेपर रिलीज करा था तो उसमें ट्रू और फॉल्स जैसे क्वेश्चन आए थे कि कैरेक्टर के बारे में सर्टन कैरेक्टरिस्टिक दे दी और बोला कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है या कौन सी स्टेटमेंट है जो फॉल्स है, या चैप्टर के बेसिस पे कुछ लाइंस दे दी और आपको बोला कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, वो बताओ। तो आपको कैरेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए, उसके बेसिस पे ही आप ट्रू और फॉल्स का जवाब दे पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिंबॉलिज्म। सिंबॉलिज्म की बात मुझे नहीं लगता कि किसी वीडियो में करी गई है, बट सिंबॉलिज्म इज रियली 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 इम्पॉर्टेंट। जैसे कि सिंबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, सिंबॉलिज्म का मतलब होता है कि कोई जो चीज़ है वो एक दूसरी चीज़ को सिंबलाइज कर रही है। जैसे कि द लास्ट लेसन में ब्लैक बोर्ड क्या सिंबलाइज कर रहा है, ब्लैक बोर्ड एक तरीके से सिंबलाइज कर रहा है कि हम जो है प्रशियन सोल्जर्स के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे हैं, उनके कल्चर को, उनकी लैंग्वेज को नहीं अपना रहे हैं। तो एक विरोध को सिंबलाइज कर रही है ब्लैक बोर्ड, या फिर फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो पेट्रियोटिज्म को सिंबलाइज कर रही है। जो बुलेटिन बोर्ड है वो भी किसी चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है, किसको सिंबलाइज कर रहा है ये आपको पता करके बताना है। ऑल राइट, जैसे कि डीप वाटर है तो डीप वाटर सिर्फ गहरे पानी को सिंबलाइज नहीं कर रहा है, या फिर जो ऑथर का एक्सपीरियंस था डीप वाटर को लेके उसको सिंबलाइज नहीं कर रहा है। डीप वाटर सिंबलाइज कर रहा है ह्यूमन फियर एंड फोबियाज को, यानी कि डीप वाटर उस डर को सिंबलाइज कर रहा है जो कहीं ना कहीं आपके अंदर है, मेरे अंदर है। शायद आपको ऊंचाई से डर लगता हो या किसी भी चीज़ से डर लगता हो, उसको डीप वाटर की तरह एक सिनोनिम का यूज़ करा गया, एक मेटाफर की तरह यूज़ करा गया है। तो बहुत सारे सिंबॉलिज्म यूज़ करे गए हैं। द लास्ट लेसन में तो पर्टिकुलरली बहुत सारे सिंबॉलिज्म का यूज़ करा गया है। जब हम लाइन बाय लाइन हम उसको पढ़ेंगे तो हम सारा कुछ उसमें कवर करने वाले हैं। तो ये 6 पॉइंट्स थे जो मुझे लगता है कि आप किसी MCQ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है, या आप ऑलरेडी किसी बुक में से MCQ पढ़ रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप इन पॉइंट्स को अगर ध्यान रखोगे
तो आपको फ़ायदा मिलेगा। मैं जल्दी से एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपको स्टोरी का बैकग्राउंड पता होना चाहिए, आपको लाइन बाय लाइन रीडिंग करनी है, जिसके आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो नोटिस द फ्रेजेस जो चैप्टर में है, सेकेंडली डीपर मीनिंग आपको पता चलेगा, थर्ड मूड एंड टोन ऑफ कैरेक्टर, कोई भी कैरेक्टर ने कोई लाइन बोली है तो उसकी टोन क्या थी या वो उसका मूड क्या था उस टाइम पे, वो आपको पता रखना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डिफिकल्ट वर्ड्स, तो डिफिकल्ट वर्ड्स में आपको पता होना चाहिए कि उसका मीनिंग क्या है, उसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं, उसके एंटोनिम क्या हो सकते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टर या फिर कैरेक्टर स्केच इसको बोल सकते हैं, जिस पे ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोडेड करी हुई है, अगर आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर में कहाँ कहाँ सिंबोलिज्म का यूज हुआ है, किस तरीके से यूज हुआ है, उसका मीनिंग क्या है पता होना चाहिए। अब एक टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ फॉर जब आप एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करोगे कि लास्ट ईयर सीबीएसई ने एक सैम्पल पेपर रिलीज करा था एग्जाम से पहले जो वो करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यू बताए हैं। उसमें मीनिंग पूछे गए हैं चीज़ों के, ट्रू और फॉल्स हैं, कैरेक्टर का मूड क्या है, टोन क्या है, वो पूछा गया है। तो एक बार आप जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर रिलीज करा है वो प्लीज़ आप एक बार देख लेना, वो आपकी बहुत बहुत मदद करेगा। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि एमसीक्यू किस तरीके से आने वाले हैं। ऑलराइट, अगर आपको पोएम्स के बारे में थोड़ा डाउट है तो पोएम्स पे ऑलरेडी मैंने एमसीक्यू पर वीडियोस निकाली हुई हैं, अलग से आप वो देख सकते हैं, या फिर मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी कि हाउ आई स्कोर्ड 95, तो उसमें मैंने थोड़ा बात करा था कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो वो भी आपको वीडियो हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।